हाय दोस्तों, स्मार्टली डिलीजेंट पे आपका स्वागत है। एक और मंथली करंट अफेयर्स वीडियो हम लेके आ गए हैं। आज हम कवर करेंगे जुलाई मंथ के कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स। जो भी लोग हमारी ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं वो आई एम श्योर और आने वाले टाइम में आप खुद भी देखेंगे कि कितना टाइम सेविंग और यूज़फुल होने वाला है आपके लिए ये सीरीज़ करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम्स में हाई स्कोर करने के लिए। इस सीरीज़ का पर्पज़ ही यही है कि स्टूडेंट्स को जगह जगह से करंट अफेयर्स ढूंढने में, फिर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, इसके चक्कर में आप अपना प्रेशियस टाइम ना लूज़ करें और बाकी सिलेबस और रिवीजन पे टाइम दे पाएँ। सबसे पहले CDRI को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह कैटेगराइज कर दिया गया, अप्रूव कर दिया ऐसा कैबिनेट ने। CDRI है कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। अब डिज़ास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी भी तरह के डिज़ास्टर, जैसे अर्थक्वेक हो गया आपका, सुनामी, इस तरह के डिज़ास्टर्स में वो सेफ़ रहे, बेयर कर सके उनको और डिस्ट्रॉय ना हो। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कोalition बनाया गया, जो कि PM मोदी ने 2019 में यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान न्यूयॉर्क में लॉन्च किया था इसको। इसके थ्रू वेरियस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है और सेंडाई फ्रेमवर्क है। ये सेंडाई फ्रेमवर्क याद रखिए, सेंडाई जापान की एक सिटी है, वहाँ पे ये साइन हुआ था। ये डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से ही रिलेटेड है स्पेसिफिक। इन सब के गोल्स अचीव करने में CDRI हेल्पफुल रहेगा। रिसेंटली फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 को अमेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिससे हर घर तिरंगा कैंपेन सक्सेसफुली कंडक्ट कराई जा सके। तो इसमें चेंजेस ये हुए हैं कि अभी तक क्या था, सनराइज से सनसेट तक ही हम फ्लैग अपना, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको फहरा सकते थे, होइस्ट कर सकते थे। पर अब चेंजेस के बाद ये है कि अब हम दिन और रात हर टाइम ही अपने हाउसेस पे, बिल्डिंग्स पे को होइस्ट कर सकते हैं अपना ट्राई कलर फ्लैग। बेसिकली फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये दो ही गवर्न करते हैं कि किस तरह हमें यूज़ करना है अपना नेशनल फ्लैग। हमारे नेशनल फ्लैग हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947, ये डेट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाती है एग्जाम में। 22 जुलाई यानी कि 15 अगस्त से भी पहले 1947 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था फ्लैग, और जिसको डिज़ाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। मिशन वात्सल्य मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से एक बच्चों के लिए एक स्कीम है, जिसमें हेल्दी और हैप्पी चाइल्डहुड को सिक्योर करने की बात कही गई है। जितनी मेजर स्कीम्स हैं उनका आपको मिनिस्ट्री और क्या पर्पज़ है उसका ये ज़रूर याद होना चाहिए। PM मोदी ने रिसेंटली एक 3 डेज समिट इनॉग्रेट करी अखिल भारतीय शिक्षा समागम के नाम से, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। रुद्राक्ष भी रिसेंटली कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था कि इंडिया और जापान के कोऑपरेशन से ये रुद्राक्ष, ये कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है वाराणसी में, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाए, इस पर डिस्कशन हुआ, और जिसको वाराणसी डिक्लेरेशन ऑन हायर एजुकेशन के नाम से भी जाना जा रहा है। भारत NCAP क्या है? न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। ये एक तरह का सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम है, कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम है, जिसमें आपकी ऑटोमोबाइल्स को स्टार रेटिंग दी जाएगी अपॉन देयर परफॉर्मेंस, किस तरह का उनका परफॉर्मेंस है क्रैश टेस्ट में। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन पे आ जाते हैं। इसको PM मोदी ने 75th इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। इसमें बेसिकली हाइड्रोजन इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात करी गई है, वो भी हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो ग्रीन पावर सोर्सेज के थ्रू होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है? हाइड्रोजन एक तो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लस जो एनर्जी इंपोर्ट बिल है हमारे देश का वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने में भी ये हेल्पफुल रहेगा। 3 तरह के हाइड्रोजन की बेसिकली बात हो रही है आजकल, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रे हाइड्रोजन क्या है? ग्रे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करके, जैसे नेचुरल गैस जिसका प्राइम एलिमेंट मीथेन होता है, तो स्टीम में मिक्स करके हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया जाता है कैटालिटिक केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ब्लू हाइड्रोजन भी आपका एग्जैक्टली ग्रे हाइड्रोजन ही है, बस उसमें फ़र्क ये है, उसको ब्लू इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको एटमॉस्फेयर में ना रिलीज़ करके उसको ट्रैप कर लिया जाता है, उसको कैप्चर कर लिया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, इसको इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें बेसिकली वाटर में करंट को दौड़ाया जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है वो रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका यूज़ करके वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। कुछ लॉन्चेस और इनॉग्रेशन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट स्प्रिंट की बात हो रही है सबसे पहले। ये है सपोर्टिंग पोल वॉल्टिंग इन R&D थ्रू IDEX यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, NIIO
यानी नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड TDAC यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, बहुत बड़ा इसका फुल फॉर्म है, लेकिन आपको इसका पर्पज़ याद होना चाहिए। प्रोजेक्ट स्प्रिंट क्या है? ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, इंडियन नेवी में इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए ये प्रोजेक्ट स्प्रिंट है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना मैस्कॉट जिसका नाम है जागृति। ये कंज्यूमर्स को एम्पावर करने के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनको अवेयरनेस जनरेट करने के लिए को लॉन्च किया गया है। रिन्यू पावर लिमिटेड और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और सेल्फ एम्प्लॉयड विमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर लॉन्च किया है प्रोजेक्ट सूर्या। प्रोजेक्ट सूर्या क्या है? जो भी लो इनकम विमेन हैं गुजरात में, जो सॉल्ट वर्कर्स हैं, जो कि उनको ट्रेन करके रिन्यूएबल इंडस्ट्री में वर्क दिलाने का प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट सूर्या। वर्ल्ड्स बिगेस्ट इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 ये लॉन्च हुआ है हैदराबाद तेलंगाना में। टी हब का टी स्टैंड्स फॉर तेलंगाना। डिजिटल इंडिया वीक 2022 इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी द्वारा गांधीनगर गुजरात में। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है और थीम इसका है कैटलाइजिंग न्यू इंडिया डेकेड। अल्लूरी सीताराम राजू, ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि आंध्र प्रदेश को बिलोंग करते थे। इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पे 30 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू एक अनवील किया गया है। इनको मनयम बिरुदु भी कहा जाता है। ये 1897 में इनका जन्म हुआ था। रंपा रिबेलियन, रंपा विद्रोह इन्होंने लीड किया था। 1922 में हुआ था ये रिबेलियन। इस तरह के जो भी पीजेंट मूवमेंट्स हैं या कोई और इस तरह के सोशल मूवमेंट्स हैं, उनका ईयर आपको ज़रूर याद रहना चाहिए और किसने उनको लीड किया है, कौन एक्टिवली उसमें किसने किसने पार्टिसिपेट किया है, उन लीडर्स का भी नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी में, इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है। इसकी लेंथ है 296.1 किलोमीटर। इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था उत्तर प्रदेश के जलौन डिस्ट्रिक्ट की उरई तहसील के कैथेरी गांव में। कहाँ कहाँ से पास करता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? यूपी में चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और एटावा, इन 7 डिस्ट्रिक्ट से ये पास करता है। ये सातों डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको आने ही चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दे देगा और पूछेगा कौन सी नहीं है, तो आपको सातों याद होने चाहिए। अब आते हैं सेंसस जो होने वाला था 2021 में। आखिरी सेंसस जो हुआ था 2011 में, उसके बाद अब 2021 में ये ड्यू था। ये 16th नेशनल सेंसस होना है। अभी फ़िलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2023-24 तक। ठीक है। सेंसस एक्ट 1948 के प्रोविजंस के तहत ये सेंसस कराया जाता है। और पहला नॉन सिंक्रोनस सेंसस कौन सा हुआ? हमें 1872 में हुआ था, ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मेयो के टाइम। और पहला सिंक्रोनस सेंसस कब हुआ था? वो हुआ था 1881 में। नॉन सिंक्रोनस का मतलब है कि अलग अलग टाइम का डेटा है, एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं कराया गया है सेंसस, इसलिए वो नॉन सिंक्रोनस है। और पहला सिंक्रोनस सेंसस कराया गया था 1881 में। आर्टिकल 246 में प्रोविजन है सेंसस का, सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन। ये एक यूनियन सब्जेक्ट है और 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। गोल प्रोग्राम, गोल प्रोग्राम है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये है यूथ को डिजिटली एनेबल करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। तो एक जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और मेटा, जो कि पहले फेसबुक नाम था, अब उसका मेटा नाम हो चुका है। इन दोनों का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। अब कुछ जुलाई मंथ के फेस्टिवल्स देख लेते हैं स्टेट स्पेसिफिक। खर्ची नाम का एक फेस्टिवल होता है, वो त्रिपुरा में होता है। बोनालू फेस्टिवल ये तेलंगाना से एसोसिएटेड है। यहाँ पे महाकाली की पूजा होती है जुलाई मंथ में। मैंगो फेस्टिवल 2022 रिसेंटली कंडक्ट कराया गया अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में। यहाँ के मैंगोज़ का जो ब्रांड का नाम दिया गया है वो काकोरी ब्रांड है। हरियाली महोत्सव ये कहाँ हुआ है? ये मनाया गया है न्यू दिल्ली में 8 जुलाई को, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा मनाया गया है। हरेली तिहार फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है? ये होता है छत्तीसगढ़ में। कुछ और न्यूज़ हैं वो जान लेते हैं। पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये बहुत टाइम से ये न्यूज़ चल रही है। पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन जो इंडिया की है वो सेटअप हो रही है कोलकाता में। इसकी लेंथ है 16.34 किलोमीटर्स। इंडिया का पहला हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है? बुरहानपुर बना है मध्य प्रदेश का। इस बुरहानपुर को गेटवे ऑफ डेक्कन भी बोला जाता है।
जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2019 में, जल शक्ति मंत्रालय के अंडर। और इसमें एम है कि 2024 तक सभी घरों में फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस होने चाहिए, टैप के थ्रू पानी आना चाहिए, नल से पानी आना चाहिए। देश का पहला स्टेट कौन सा बना था जहाँ पे 100% टैप वाटर कवरेज हो गई थी? वो था गोवा। अभी टोटल 3 स्टेट्स ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे 100% टैप वाटर कवरेज है, यानी हर घर जल सर्टिफाइड है वो। तो वो हैं गोवा, तेलंगाना और तीसरे नंबर पे हरियाणा था। यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में अंडमान निकोबार है, दादर नागर हवेली और दमन दीव और पुडुचेरी। आई होप आप लोग अवेयर हैं कि देश में अब 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 9 नहीं है, क्योंकि दादर नागर हवेली और दमन दीव इनको क्लब कर दिया गया लास्ट ईयर एक साथ, और अब ये एक ही यूनियन टेरिटरी हैं। कौन सा ऐसा राज्य बना है जो अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करेगा? वो है गुजरात। गुजरात में प्रपोज किया गया एक स्पेशल सेमीकॉन सिटी बनाने का, अहमदाबाद में। इंडिया का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक खुला है बेंगलुरु, कर्नाटक में, कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के अंडर। इसके एम्बेसडर बनाए गए हैं क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा, इंडिया के लिए भी इन्होंने खेला है। देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा 2023 तक। इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये पार्ट है, आर्म है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई आर्म जो है उसका। इंडिया का पहला फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल वो जयगढ़, महाराष्ट्र में खुलेगा। इंडिया का पहला लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट, ये किसको बनाया गया है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई। कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसकी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी होगी, R&D पॉलिसी होगी। इंडिया का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ खुला है? दिल्ली में। देश भर में सबसे लार्जेस्ट स्टेट वाइज प्रोड्यूसर जो ई वेस्ट के हैं, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जैसे आपका ईयरफोन ख़राब हो जाता है, लैपटॉप ख़राब हो जाता है, मोबाइल ख़राब हो जाता है, तो ख़राब होने के बाद ये वेस्ट बन जाते हैं, इन्हीं को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई वेस्ट कहा जाता है। तो उसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है हमारे देश में, पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर है यूपी, फिर वेस्ट बंगाल और फिर दिल्ली। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने अपना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो मार्ट है उसको ONDC प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर लिया है, उससे कनेक्ट कर लिया है। ONDC क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एक्चुअली ये। जैसे आप अमेजोन देखते हैं, फ्लिपकार्ट देखते हैं, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है, पर ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है, उसके अंडर जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड आता है उसकी तरफ से इसको बनाया गया है। इंडिया का पहला स्टेशन जहाँ पे ऑगमेंटेड रियलिटी एक्सपीरियंस दिया जाएगा वो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, CST स्टेशन जो है मुंबई का। इंडिया का पहला फुल्ली सोलर पावर्ड प्लांट कौन सा बना है? वो केरला में, केरला के एर्नाकुलम में मिल्मास डेयरी है। इंडिया का पहला AI पावर्ड लोक अदालत, ये लॉन्च हुआ है राजस्थान में। इसको नालसा के प्रेसिडेंट उदय उमेश ललित ने लॉन्च किया है। नालसा क्या है? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के अंडर बनाई गई एक बॉडी है जो कि फ्री लीगल सर्विसेज देती है वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ले एयरपोर्ट को, जो कि लद्दाख में है ऑब्वियसली, उसको इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट की तरह उसको डेवलप किया जा रहा है। कई जगह आप आर्टिकल्स देखेंगे कि आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली का है उसको बता दिया गया है कि वो इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल या फिर नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट है, जो जबकि ये गलत है बिल्कुल। उन्होंने टारगेट रखा है 2030 का नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन अचीव करने का। महाराष्ट्र ने अपनी 2 सिटीज़ का नाम चेंज कर लिया है। औरंगाबाद का नाम अब हो गया है संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का अब हो गया है धाराशिव। महाराष्ट्र की एक और न्यूज़ है कि महाराष्ट्र मेट्रो और NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने मिलकर बिल्ड किया है एशिया का लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट नागपुर में, जिसकी लेंथ है 3.14 किलोमीटर। दुनिया का टॉलेस्ट फाउंटेन रिसेंटली बिल्ड किया गया है नागपुर में, फुटाला लेक में। इसमें कमेंट्री है गुलजार, म्यूजिकल फाउंटेन है, इसमें कमेंट्री है गुलजार के द्वारा और म्यूजिक दिया गया है AR रहमान के द्वारा। नमामि गंगे अमृत वाटिका बनाई गई है, कहाँ बनाई गई है? ये कालिंदी कुंज घाट पर बनाई गई है, दिल्ली में। दीनदयाल स्पर्श योजना, स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड
एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा लॉन्च हुई है और इसका पर्पज़ है क्लास 6 से 9 तक के बच्चों में फिलेटली क्या होता है, स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ पोस्टेड स्टैम्प्स, इसको फिलेटली बोला जाता है। इसमें इंटरेस्ट, इस हॉबी को डेवलप करने के लिए ये स्पर्श योजना बनाई गई है। कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली गोल्ड कॉइन्स लॉन्च किए हैं? वो है जिम्बाब्वे। इन गोल्ड कॉइन्स का नाम है मोजी ओवा तुनिया। ये बेसिकली इन्फ्लेशन से टैकल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है और लोकल करेंसी में थोड़ा पब्लिक का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। 10th वर्ल्ड पीस फोरम 2022 रिसेंटली कंडक्ट कराया गया है बीजिंग, चाइना में। इसका थीम था प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, कॉमनैलिटी, कॉम्प्रहेंसिवनेस एंड कोऑपरेशन। यूरोजोन को ज्वाइन करने वाला 20वां मेंबर बन गया है क्रोएशिया। 19th मेंबर था 2015 में जिसने ज्वाइन किया था, वो था लिथुआनिया। यूरोजोन क्या होता है? यूरोजोन उन कंट्रीज़ का ग्रुप है जहाँ पे यूरो एज अ करेंसी यूज़ होती है। तो बेसिकली क्रोएशिया में 1 जनवरी 2023 से यूरो करेंसी अडॉप्ट कर ली जाएगी और उनकी लोकल जो करेंसी थी कूना नाम की, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल 2022-23 के लिए किसको डिक्लेयर किया गया है? वाराणसी को डिक्लेयर किया गया है। एससीओ के बारे में जान लीजिए। 8 मेंबर्स हैं एससीओ के। इनको याद करने की ट्रिक है पिक ट्रक। इधर आप लिखा देखेंगे पिक ट्रक। ट्रक में पी से है पाकिस्तान, आई से है इंडिया, के से कजाकिस्तान, टी से तजिकिस्तान, आर से रशिया, यू से उज्बेकिस्तान, सी से चाइना, के से किर्गिस्तान। तो पिक ट्रक से आप याद कर सकते हैं कि ये 8 मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। इसको फाउंड किया गया था शंघाई, चाइना में 2001 में और इसका सेक्रेटेरिएट है बीजिंग, चाइना में। ये डिफरेंस याद रखिएगा कि शंघाई में इसको स्थापना हुई थी इसकी और बीजिंग में इसका सेक्रेटेरिएट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पे ये G7 ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया एक पार्टनरशिप है चाइना से कम्पीट करने के लिए, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कम्पीट करने के लिए। क्योंकि जैसे चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दूसरी कंट्रीज़ को जहाँ पे भी वो अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है, अपने रूट्स डेवलप करना चाहता है ट्रेड्स के, वहाँ पे वो कंट्रीज़ को अपनी तरफ से लोन्स प्रोवाइड करता है अपने टर्म्स पे और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है जिससे कि ये ट्रेड रूट्स डेवलप किए जा सकें। उससे होता ये है कि इस तरह की कंट्रीज़ जो कि ये लोन्स लेती हैं चाइना के टर्म्स पे, वो फिर इवेंचुअली उनमें से कई कंट्रीज़ आप देख ही रहे हैं कि डेट ट्रैप में फंसती जाती हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए G7 ग्रुप ने ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की एक पार्टनरशिप डेवलप करी है। इसमें $600 बिलियन का पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में 2027 तक। जून के महीने में G7 सबमिट हुई थी जर्मनी में। आपको ये जून के करंट अफेयर्स में बताया भी था। वहाँ पे इंडिया को भी इनवाइट किया गया था और इंडिया की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। पीएम नरेंद्र मोदी G7 लीडर्स के लिए और कुछ और लीडर्स के लिए भी कुछ गिफ्ट्स ले गए थे। यहाँ पे किसके लिए क्या गिफ्ट ले गए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कौन सा गिफ्ट ले गए और कहाँ की स्पेशलिटी है वो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन ने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड इन वन मेटावर्स नाम की कंपनी के साथ दुनिया की पहली स्पोर्ट्स सिटी इन मेटावर्स को लॉन्च करने के लिए। राजस्थान में ह्यूज रिजर्व्स ऑफ यूरेनियम पाए गए हैं जून 2022 में। तो इंडिया के वो स्टेट्स जहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में यूरेनियम पाया जाता है अब वो है राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड। हर्मिट क्या है? हर्मिट एक कमर्शियल स्पाईवेयर है कि नॉर्दर्न सीरिया, कजाकिस्तान और इटली की गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं स्पाइंग के लिए और इसको पहले कजाकिस्तान में डिटेक्ट किया गया था सबसे पहले। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एक लग्जरी क्रूज फ्लैग ऑफ करी है जिसका नाम एम्प्रेस है। इसको चेन्नई पोर्ट से फ्लैग ऑफ किया गया है। आर्यभट्ट 1 ये एक प्रोटोटाइप है एक एनालॉग चिपसेट का जो कि आईआईएससी बैंगलोर ने डेवलप किया है। सूर्य नूतन सोलर कुक टॉप है जिसको इंडियन ऑयल और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने डेवलप किया है। इंडिया का पहला मेटावर्स मल्टीप्लेक्स ये अनवील किया है भारती एयरटेल ने। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट एक्चुअली एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है जो कि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस की वजह से क्रिएट होता है, बहुत पोटेंशियली सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके। और अभी फ़िलहाल ये किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहा है
कि जैसे पहले तो कोविड-19 की वजह से वैसे ही पूरी दुनिया इकोनॉमिकली रिकवर कर रही है, उसके बाद अब यूक्रेन रशिया का वॉर हो गया, तो इस तरह के इवेंट्स जो बैक टू बैक इकोनॉमीज़ को सेटबैक देते हैं, ऐसा रेयर इवेंट जिसके बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, ऐसे इवेंट को ब्लैक स्वान इवेंट बोलते हैं। ये थ्योरी को सबसे पहले 2001 में नसीम निकोलस तलेब ने दिया था और अपने 2007 में उनकी बुक आई थी द ब्लैक स्वान द इम्पैक्ट ऑफ द हाईली इम्प्रोबेबल, वहाँ से इसको पॉपुलराइजेशन मिला था। इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ डेटाबेस क्रिएट किया है इंटरपोल ने, इंडिया उसका 68 मेंबर बन गया है। रिसेंटली संजय अग्रवाल कमेटी गठित करी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने, किस लिए का पर्पज़ है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी है उसको कैसे इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट तरीके से अप्लाई किया जा सकता है और ज़ीरो बजट फार्मिंग को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। को तीसरी बार इलेक्ट कर लिया गया है इंटर गवर्नमेंटल कमिटी ऑन द कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनेस्को 2003 के लिए। 2022 से 2006 रहेगा इंडिया का टेन्योर। रिसेंटली कौन सी नेबरिंग कंट्री ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2022 को इंट्रोड्यूस किया और पास किया है, वो है नेपाल। नेफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का नया कैंपस पंचकुला हरियाणा में इनॉग्रेट किया पीयूष गोयल जी ने। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ 3 साल का रेयर मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप किया है, वो है ऑस्ट्रेलिया। देश ने रिसेंटली 31 मिलियन मेट्रिक टन का गोल्ड रिजर्व्स की डिस्कवरी का अनाउंसमेंट किया है, वो है युगांडा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये दुनिया की सेकंड कंट्री बन गई है जिसने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया है, पहली कंट्री थी एल सल्वाडोर। इंडिया ने मेडागास्कर के साथ एक साइन किया है एमओयू टेली एजुकेशन के क्षेत्र में। इंडिया और यूके ने एक अग्रीमेंट किया है म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एजुकेशनल डिग्रीज में। इंडिया और सिंगापुर की कुछ संस्थाएं हैं, उन्होंने साइन किया है एक एमओयू फॉर कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। इंडिया और मालदीव्स ने जुडिशियल कोऑपरेशन के क्षेत्र में एक एमओयू साइन किया है। मालदीव्स का कैपिटल है माले, उनकी करेंसी है मालदीवियन रुपया। पाम ऑयल को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने मलेशिया के साथ एक पैक्ट साइन किया है और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है एडिबल ऑयल्स का। उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से, सोया ऑयल करता है अर्जेंटीना और ब्राज़ील से, और सनफ्लावर ऑयल हम करते हैं यूक्रेन से। मलेशिया सेकंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है दुनिया में, पहले नंबर पे है आपका इंडोनेशिया। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर और उनकी करेंसी है रिंगिट। इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी इसमें। इंडिया के 6 स्टेट्स ने एक इंटर स्टेट डिक्लेरेशन साइन करा है टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये 6 स्टेट्स कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और तेलंगाना। इस पूरे कोलैबोरेशन को हैदराबाद डिक्लेरेशन का नाम दिया गया है। रिसेंटली यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री और पंचायती राज मिनिस्ट्री ने साइन किया एक एमओयू। 2025 तक उनका टारगेट है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस को एंड करना। नामसाई डिक्लेरेशन रिसेंटली साइन हुआ है आसाम और अरुणाचल के बीच में उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। नामसाई एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। पंजाब रिसेंटली अंडर 2 कोएलिशन का मेंबर बन गया है। अंडर 2 कोएलिशन क्या है? अंडर 2 कोएलिशन एक कोएलिशन है सब नेशनल गवर्नमेंट्स का। सब नेशनल गवर्नमेंट्स मतलब कि जो भी देश हैं उनके अंदर जो स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट्स का एक कोएलिशन है ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को मिटिगेट करना, उनको कम करने के लिए। इस अंडर 2 कोएलिशन को 2015 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, यानी कि जो पेरिस अग्रीमेंट के नाम से फेमस है COP21, उसके पहले साइन किया गया था। कोएलिशन का बेसिक पर्पज़ यही है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन को अचीव करना है कंसिस्टेंटली, और जो पर कैपिटा एनुअल एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, पर कैपिटा मतलब पर हेड जो एमिशन है, एनुअल एमिशन है ग्रीन हाउस गैसेस का, उसको 2 मेट्रिक टन से कम रखना है 2050 तक, और ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री से कम रखा जा सके। यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 ये लिस्बन पोर्चुगल में। इसका थीम था स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर गोल 14 इम्प्लीमेंटेशन, स्टॉक टेकिंग, पार्टनरशिप्स एंड सॉल्यूशंस। इसको लिस्बन डिक्लेरेशन के नाम से जाना जा रहा है। तो ओशन कंजर्वेशन से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है लिस्बन डिक्लेरेशन। और इसमें एक ब्लू डील को भी प्रपोज किया गया है जिसमें कि ओशन रिसोर्सेज को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किस तरह सस्टेनेबली यूज़ करना है, इसकी बात कही गई है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और टोटल एनर्जीज जो कि एक फ्रांस की एक कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर पार्टनर किया है दुनिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाने के लिए। सबमिट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो जो COP26 हुआ था कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, ग्लासगो में जो कि हुआ था,
वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया था कि इंडिया अचीव कर लेगा नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक, और उसके लिए एक 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी दी थी जिसका नाम दिया गया था पंचामृत। तो उसमें इंडिया ने ये 5 क्या स्ट्रैटेजी बताई थी कि सबसे पहले इंडिया नॉन फॉसिल एनर्जी, नॉन फॉसिल मतलब जो नॉन कन्वेंशनल तरीके हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको यूज़ करके नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाएगा 500 गीगावाट तक 2030 तक। इंडिया अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 50% 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से फुलफिल करेगा। जो प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस कर देगा 1 बिलियन टन्स तक 2030 तक। इंडिया की इकोनॉमी की जो कार्बन इंटेंसिटी है उसको 45% तक रिड्यूस कर दिया जाएगा 2030 तक, और फाइनली 2070 तक नेट ज़ीरो अचीव कर लेगा इंडिया। बिम्स्टेक की समिट हुई थी रिसेंटली, इसमें करंट चेयर जो है वो श्रीलंका के पास है 2022 में, और अगले साल ये थाईलैंड के पास चली जाएगी 2023 में। एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 हुआ है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। 26वीं कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग कंडक्ट कराई गई किगाली रवांडा में। यहाँ लिविंग लैंड्स चार्टर को अडॉप्ट किया गया 54 कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। इंडिया स्वीडन का एक जॉइंट इनिशिएटिव है लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन यानी लीड आईटी। उसके अंडर एक कॉन्फ्रेंस कराई गई है इंडिया ट्रांजिशन स्टॉकहोम में। डिजिटल इंडिया वीक 2022 ये हुई है रिसेंटली गांधीनगर गुजरात में। सिटी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखिएगा। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कंडक्ट कराया है। थीम इसकी थी कैटलाइजिंग न्यू इंडियाज टेकेड। कुछ रैंकिंग्स और रिपोर्ट्स देख लेते हैं। फोरकास्टिंग पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इन इंडिया बॉटम अप एनालिसिस, ये रिपोर्ट जारी करी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग और टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल टाइफैक ने। इंडिया रैंकिंग्स 2022, इसमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के हैं उनको रैंक किया गया है। इसको नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने प्रिपेयर किया है। ओवरऑल कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पे है आईआईटी मद्रास, फिर आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद आईआईटी दिल्ली, फिर 5th नंबर पे आईआईटी कानपुर है। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आईआईएससी बैंगलोर है, फिर जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, तीसरे नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली। टॉप 5 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस इंडिया में जो हैं वो आईआईएससी बैंगलोर फिर आईआईटी मद्रास है और फिर आईआईटी दिल्ली है। टॉप मेडिकल कॉलेज है एम्स दिल्ली, टॉप मैनेजमेंट कॉलेज आईएम अहमदाबाद और टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी मद्रास। स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर एनएफएसए, एनएफएसए क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो कि 5 जुलाई 2013 को इनैक्ट किया गया था। तो इसी दिन 5 जुलाई 2022 को ये इंडेक्स लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। तो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वेरियस स्टेट्स में, और जो भी स्टेटस है एनएफएसए का, जो भी उसकी प्रोग्रेस है, उनके बेसिस पे स्टेट्स को रैंक किया गया है। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी और स्पेशल कैटेगरी। तो स्पेशल कैटेगरी में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स और कुछ आइलैंड रीजन्स आते हैं। बाकी सारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो जनरल कैटेगरी में आती हैं। तो जनरल कैटेगरी में उड़ीसा पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। स्पेशल कैटेगरी में पहले नंबर पे त्रिपुरा है, फिर हिमाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे सिक्किम है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर 2022, इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। इसमें पहले नंबर पे आइसलैंड है, फिर फिनलैंड है, फिर नॉर्वे। इंडिया का यहाँ पे इस बार 135वां नंबर है, पिछले साल 140 नंबर पे था इंडिया। फाइनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 रिलीज़ किया है अभी रिसेंटली। जापान पहले नंबर पे है, फिर सिंगापुर और साउथ कोरिया जॉइंटली सेकंड नंबर पे हैं, जर्मनी और स्पेन तीसरे नंबर पे हैं, इंडिया, मॉरिटेनिया और ताजिकिस्तान ये 87वें नंबर पे हैं। थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इसको रिलीज़ किया है नीति आयोग ने। इसमें जो 17 मेजर स्टेट्स हैं उसमें कर्नाटका पहले नंबर पे है। इसमें 10 के 10 स्टेट्स आपको टॉप 10 याद होने चाहिए, पूछ लेता है कई बार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। तो इसमें पहले नंबर पे कर्नाटक है, फिर तेलंगाना, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, यूपी, केरला, आंध्र प्रदेश और फिर झारखंड है। 10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स में मणिपुर पहले नंबर पे है, फिर उत्तराखंड, फिर मेघालय। 9 यूनियन टेरिटरी और सिटी स्टेट्स में चंडीगढ़ पहले नंबर पे है, फिर दिल्ली, फिर अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, उसके बाद 5वें नंबर पे गोवा है। फोर्ब्स रियल टाइम रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स बिलियनेयर्स लिस्ट, ये जुलाई 2022 की नई लिस्ट आ चुकी है। इसमें एलॉन मस्क पहले नंबर पे हैं, फिर बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं,
सेकंड नंबर पे जेफ बेजो थर्ड नंबर पे हैं। गौतम अडानी अब चौथे नंबर पे आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स को पीछे छोड़ के। और 10वें नंबर पे इसमें मुकेश अंबानी है। टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 रिलीज़ किए। इसमें इंडिया का अहमदाबाद और केरल को इंक्लूड किया गया है। अहमदाबाद याद रखिएगा इंडिया की पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी थी। इंडिया को सिटी ऑफ हायर लर्निंग के बेसिस पे इंक्लूड किया गया है और केरला को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के बेसिस पे। वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट 2022, इसको अर्बन डेवलपमेंट की स्टडी के लिए ये रिपोर्ट बनाई गई है। इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट्स प्रोग्राम यानी यूएन हैबिटेट ने। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है। यूएन के और किस इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर नैरोबी केनिया में है, कमेंट करके बताइए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022, इसको रिलीज़ किया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसमें आइसलैंड पहले नंबर पे है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर थर्ड नंबर पे आयरलैंड, फोर्थ पे डेनमार्क। इंडिया के इसमें 135th रैंक है इस बार, और लास्ट टाइम भी यही रैंक था। बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड 2022 की लिस्ट रिलीज़ करी गई है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें पहले नंबर पे हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि यूएस में है। सेकंड नंबर पे डलास फोर्ट वर्थ एयरपोर्ट है यूएस का। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, ये 13th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। कोटक प्राइवेट बैंकिंग हुरुन ने रिलीज़ करी है लिस्ट ऑफ रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया 2022। इसमें पहले नंबर पे हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, ये हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज़ की चेयरपर्सन। नायका की फाल्गुनी नैयर दूसरे नंबर पे हैं, और बायोकॉन की किरण मजूमदार शॉ ये तीसरे नंबर पे हैं। अमेरिका की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन, ये फोर्ब्स ने एक लिस्ट रिलीज़ करी है। इसमें अरिस्ता नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री उल्लाल पहले नंबर पे हैं, और सिंटल की को फाउंडर नीरजा सेठी ये दूसरे नंबर पे हैं। पहले नंबर जयश्री उल्लाल का नाम याद रखिए, उतना काफ़ी है। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 रिलीज़ करी गई। इसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स में गुजरात और कर्नाटक हैं। उत्तर प्रदेश को इसमें लीडर्स कैटेगरी की लिस्ट में रखा गया है। यूपी स्टार्टअप रैंकिंग्स देख लेते हैं। इसमें मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप सिटी है यूपी में गाज़ियाबाद, उसके बाद दूसरे नंबर पे लखनऊ है, फिर कानपुर और फिर वाराणसी है। इसको रिलीज़ किया है इजराइल की एक संस्था है ब्लिंक, उसने। हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डीप डीकार्बनाइजेशन इन इंडिया, ये एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। ये किसने रिलीज़ करी है? नीति आयोग ने, और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट यूएस का है। उस कुछ स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स हैं। इसमें पहली है मिशन कुशल कर्मी, ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को प्रोवाइड करी जाएगी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। सहभागिता स्कीम है, ये भी दिल्ली गवर्नमेंट की ही स्कीम है। इसमें पार्टनर किया गया है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ टैक्स कलेक्शन और वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। पेरेंट्स अवेयरनेस कैंपेन ये लॉन्च करी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने, जिससे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड चाइल्ड एजुकेशन हो सके। स्वनिर्भर नारी, ये जो नेटिव वीवर्स हैं, बुनाई करने वाले हैं, उनके वेलफेयर के लिए असम गवर्नमेंट की स्कीम है। यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली डेलॉयट इंडिया नाम की एक कंपनी को एज अ कंसल्टेंट उसको अपॉइंट किया है यूपी को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए। एक स्त्री निधि योजना है, ये तेलंगाना गवर्नमेंट की योजना है। महिला निधि नाम की स्कीम के अंडर राजस्थान और तेलंगाना गवर्नमेंट ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है पहला विमेन रन बैंक सेटअप करने के लिए राजस्थान में। तो ये महिला निधि ये राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्त्री निधि योजना है तेलंगाना गवर्नमेंट की। मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की स्कीम है। ये महिलाओं के बीच लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। नारी को नमन, ये हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। इसके तहत 50% कंसेशन वेमेन को दिया जाएगा बस फेयर्स में। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बायबैक स्कीम, ये शुरू करी है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसके तहत जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल्स के कॉलेजेस के, उनसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स जो हैं उनको परचेज़ करेगी सरकार, जिससे उनके अंदर एक सेंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन आ सके। काशी यात्रा स्कीम, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके तहत कर्नाटका गवर्नमेंट कैश असिस्टेंस देगी उनको जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल वाराणसी यूपी में जो है, वहाँ की जो यात्रा करना चाहते हैं उनको कैश असिस्टेंस दिया जाएगा। अवार्ड्स में 68th नेशनल फिल्म अवार्ड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आने वाले डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा। फीचर फिल्म्स कैटेगरी में देख लेते हैं। वैसे तो कई सारी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन मेन कैटेगरीज जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ हम देख लेते हैं। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है सोरुराई पोत्रू को, जो कि एक तमिल फिल्म है। बेस्ट डायरेक्शन के लिए मिला है अय्यप्पनम कोशियम को। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट
ये अवार्ड मिला है तानाजी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है सूर्या को सोरूराई पोत्रू फिल्म के लिए ही, जो कि एक तमिल फिल्म है, और अजय देवगन को मिला है तानाजी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अपर्णा बालामुरली को, एक बार फिर से सोरूराई पोत्रू के लिए ही। बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है तुलसीदास जूनियर को। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज़ ये है फ्यूनरल, जो कि एक मराठी फिल्म है। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट कंजर्वेशन मिला है ताले डंडा को, जो कि एक कन्नड़ा फिल्म है। नॉन फीचर फिल्म्स कैटेगरी में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है टेस्टिमनी ऑफ अन्ना, और बेस्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला है ओह दैट्स भानु फिल्म को। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। आयुर्वेद रत्न अवार्ड 2022 जो कि यूनाइटेड किंगडम ने दिया है, वो मिला है तनुजा नेसरी को, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की डायरेक्टर हैं। 58th फेमिना मिस इंडिया अवार्ड 2022 की विनर रही हैं सिनी शेट्टी, जो कि कर्नाटक से हैं। फर्स्ट रनर अप मिला है राजस्थान की रूबल शेखावत को, और सेकंड रनर अप रही हैं उत्तर प्रदेश की शिनाता चौहान। 2021 में मिस यूनिवर्स का अवार्ड मिला था हरनाथ संधू को। तो मिस यूनिवर्स डिवाइन, जो कि साउथ कोरिया में कंडक्ट कराया गया है, उसकी विनर है पल्लवी सिंह, जो कि कानपुर से हैं। ग्लोबल एनर्जी प्राइज़ 2022 मिला है प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन में। फील्ड्स मेडल 2022, जो कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन देता है, और इसको नोबेल प्राइज़ फॉर मैथमेटिक्स भी बोला जाता है। इसकी रेसिपिएंट रही हैं इस बार यूक्रेन की मैथमेटिशियन मरीना वायाजोव्स्का, जो कि ये अवार्ड जीतने वाली दूसरी महिला रही हैं। पहली महिला थी ईरानियन मैथमेटिशियन मरियम मिर्ज़ा खानी, जो कि 2014 में जीती थी। हैदराबाद बेस्ड गोदी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये पहली कंपनी बन गई है जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है अपनी होम ग्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लिथियम आयन सेल बनाने के लिए। नेशनल MSME अवार्ड्स 2022, इसमें स्टेट्स और यूटीज़ कैटेगरी में उड़ीसा पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे बिहार है, तीसरे नंबर पे हरियाणा। बैंक्स के कैटेगरी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले नंबर पे है, फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पे पंजाब नेशनल बैंक। मेघदूत अवार्ड मिला है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स की तरफ से पोस्टमैन प्रेम लाल को, लाहौल हिमाचल प्रदेश में एक्सीलेंट सर्विस देने के लिए। पर्सन्स इन न्यूज़ में सबसे पहले हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं हमारे देश की। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 54 के अंडर आता है। ये आज तक की सबसे कम उम्र वाली, आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति हैं, पहली ट्राइबल और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू संथल ट्राइब को बिलोंग करती हैं और वो मयूरभंज उड़ीसा से हैं। पब्लिक सर्विस में आने से पहले वो एक टीचर थीं, शिक्षक थीं। इसराइल के 14वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यार लपेड। इसराइल में यूनिकैमरल पार्लियामेंट है जिसको द नेसेट बोला जाता है, और इसराइली करेंसी है शेकेल। श्रीलंका के 15वें प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं दिनेश गुणवर्धने, और वहाँ पे अब प्रेसिडेंट हैं रानिल विक्रमसिंघे। हमारे देश के 15वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो हमारे देश के हैं, वो के वेणुगोपाल। ये 2017 में इनको अपॉइंट किया गया था पहली बार, उसके बाद से कई बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, तो अभी फिर से 3 महीनों के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है सितंबर 2022 तक। पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे MC सेतलवाद। पैन कोड, जो कि एक लाइव कंटेंट और ई-कॉमर्स की कंपनी है, इसने रवि शास्त्री को अपने ब्रांड एम्बेसडर की तरह अपॉइंट किया है। अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं, उनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का नया G20 शेरपा। इन्होंने रिप्लेस किया है पीयूष गोयल को। वेस्ट बंगाल के 28वें गवर्नर अब बन गए हैं ला गणेशन, जो कि गवर्नर ऑफ मणिपुर भी हैं। अभिलाषा बराक, ये देश की पहली वुमेन कॉम्बैट एविएटर हैं। बेटी नैश, ये 86 साल की अमेरिकन महिला हैं, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग और दुनिया की ओल्डेस्ट फ्लाइट अटेंडेंट हैं। उमेश चंद्र बनर्जी, ये एक फ्रीडम फाइटर थे जो पहले इंडियन भी थे, जिनको अपॉइंट किया गया था एज अ स्टैंडिंग काउंसिल। मनोज कुमार, ये खादी और ग्राम उद्योग के नए चेयरमैन बन गए। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम, इनको यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान का फोर्स कमांडर अपॉइंट किया गया है। अविनाश कुलकर्णी, ये IDRCL, इसके बारे में मैंने जून करंट अफेयर्स में बताया था, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी, इसके CEO बना दिए गए हैं अविनाश कुलकर्णी। डॉक्टर आरती प्रभाकर, ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनको US में डायरेक्टर बना दिया गया है ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी का।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले है IS4OM, यानी इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। बेसिकली जो भी हमारे इसरो के या हमारे देश के जो भी स्पेस असेट्स हैं, जैसे कि सैटेलाइट्स या कोई भी और मिशन जो है, वो आपस में किसी और स्पेस ऑब्जेक्ट से या आपस में भी वो कोलाइड ना करें, कोलिजन थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए एक फैसिलिटी लॉन्च करी है जो है IS4OM। वरुणा वरुणा है इंडिया का पहला इंडिजिनस ह्यूमन पैसेंजर पायलटलेस ड्रोन। इसको सागर डिफेंस इंजीनियरिंग एक स्टार्टअप है उसने बनाई है। जुलजना क्या है, ये ईरान का 3 स्टेज सैटेलाइट लॉन्चर है। तिहन बहुत न्यूज़ में है, जिसका फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है गाइड करना या रास्ता दिखाना। तो एरियल और टेरेस्ट्रियल दोनों ही केस के लिए इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी लॉन्च हुआ है, वो है तिहन। ये IIT हैदराबाद के कैंपस में लॉन्च किया गया है। रॉकेट फैक्ट्री 1 क्या है, ये इंडिया का पहला रॉकेट फैसिलिटी है जहां 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन्स बनाए जाएंगे। इसको चेन्नई बेस्ड एक टेक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस उसने बनाया है। इंडिया का पहला इंडिजिनसली मेड लिथियम आयन सेल, ये ओला इलेक्ट्रिक द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है पिविट, ये एक AI बेस्ड टूल है जो कि प्रिडिक्ट करेगा कैंसर कॉजिंग जीन्स ह्यूमंस में। इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने। CS स्पेस, ये पहला स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म है। कौन से स्टेट इसको ओन करता है? केरला गवर्नमेंट। केरला ने रिसेंटली अपनी इंटरनेट सर्विस भी लॉन्च करी है, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के नाम से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है रिसेंटली कि वो सर्वावैक नाम की एक वैक्सीन डेवलप करेंगे जो कि सर्वाइकल कैंसर विमेन में जो है उसको प्रिवेंट करने में मदद करेगा। पिछले दिनों ब्लैक ब्रांड 9 साउंडिंग रॉकेट न्यूज़ में रहा है, ये नासा ने लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहली बार कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि US में है, वहाँ से बाहर निकल के US ने ऑस्ट्रेलिया से जाके इसको लॉन्च किया है। इसका पर्पज़ है यूनिवर्स के जो मिस्टीरियस एक्सरे सोर्सेज हैं उनका पता लगाना। अभ्यास, जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। एक्सपेंडेबल मतलब कि जिसको खर्च किया जा सके या वो जो रीयूजेबल ना हो, DRDO ने इसको डेवलप किया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने परिमाण नाम का एक वेब जियो पोर्टल डेवलप किया है जहाँ पे जो भी रिमोट सेंसिंग और GIS टेक्नोलॉजी, मतलब जैसे हम लोग पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च करता है हमारा देश, अब उनसे जो जिस तरह की इन्फॉर्मेशन जो भी डेटा आता है उसको इस वेब जियो पोर्टल पे डाला जाएगा। ये बेसिकली अभी ये सारा डेटा NCR पार्टिसिपेटिंग, मतलब NCR में जो भी स्टेट्स आते हैं, जो भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, उनके लिए वो डेटा अवेलेबल होगा इस वेब जियो पोर्टल पे। इस वेब जियो पोर्टल का नाम है परिमाण। बेपी कोलंबो मिशन जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था, ये एक जॉइंट मिशन था यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसको JAXA भी बोलते हैं। ये मरकरी का एक मिशन था। टीचर्स को असिस्ट करने के लिए ईगल नाम का इंडिया का पहला एक टीचिंग रोबोट डेवलप किया गया है। इसे डेवलप किया है हैदराबाद तेलंगाना के इंडस इंटरनेशनल स्कूल ने। कोवोवैक्स नाम की वैक्सीन डेवलप करी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। ये बच्चों के लिए 7 से 12 साल के बच्चों के लिए ये अवेलेबल कराई गई है। डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ बस 3-4 ही हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। IAC विक्रांत, IAC मतलब इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको बना लिया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। सी गार्जियंस 2 2022, ये एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है पाकिस्तान नेवी और चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है उनके बीच में हुई है। कहाँ हुई है? शांघाई में हुई है। रिम पैक 2022 क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक 2022 इसको बोला जाता है। ये एक्सरसाइज है, 26 पार्टिसिपेटिंग नेशंस रहते हैं। ये एक बाइनियल मतलब 2 साल में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया है। इसको कंडक्ट कराया गया है हवाई US में। इसमें इंडिया की तरफ से IN सतपुरा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया है। INS दूनागिरी रिसेंटली लॉन्च कर दिया गया है प्रोजेक्ट S17 अल्फा फ्रिगेट्स, यानी कि P17A यानी नीलगिरी क्लास के अंडर। ये INS दूनागिरी क्या है? एक स्टेल्थ फ्रिगेट है। INS का फुल फॉर्म है इंडियन नेवल शिप। स्पोर्ट्स में विमेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2022 नीदरलैंड्स ने जीत लिया है अर्जेंटीना को हरा के। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1, इसमें विनर रहे हैं नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टैपन और ब्रिटेन के लुइस हैमिल्टन रनर अप रहे हैं। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 में विनर रहे हैं स्पेन के कार्लोस सेंस जूनियर और रनर अप रहे हैं मैक्सिको के सर्जियो परेज। विम्बल्डन के बारे में कई बार पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो विम्बल्डन चैम्पियनशिप 2022 जो कि ओल्डेस्ट टेनिस ग्रैंड स्लैम है, इसमें मेन सिंगल में विनर हैं नोवाक जोकोविक, ये सर्बिया के हैं, और
रनर अप रहे ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गियोस। चारों तरह के ग्रैंड स्लैम्स मिला के नोवाक जोकोविक पहले मेल प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 80 से ज़्यादा मैचेस जीत लिए हैं। 4 ग्रैंड स्लैम्स कौन कौन से होते हैं? एक तो विंबलडन आपने देख लिया, इसके अलावा एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन और एक यूएस ओपन। विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे होता है और बाकी दोनों हार्ड कोर्ट्स पे होते हैं। इसके आगे विमेंस सिंगल में विनर रही हैं कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना और रनर अप रही हैं टूनिशिया की ओन्स जाबियोर। ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स जो कि पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं 2024 में, उसका ऑफिशियल स्लोगन रिलीज़ कर दिया गया है। स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। कई बार कौन से ईयर में कौन से होस्ट रहे हैं ये पूछ लेता है, तो समर ओलंपिक होस्ट जो 2020 में था वो जापान था, 2024 में फ्रांस रहने वाला है, 2028 में यूएस और 2032 में ऑस्ट्रेलिया। विंटर ओलंपिक्स में 2018 में साउथ कोरिया था, 2022 में चाइना और 2026 में इटली। इसके आगे का अभी डिसाइडेड नहीं है। 9th एशियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप 2022 ये दोहा कतर में हुई है। इसमें आपको प्रणति नायक का नाम याद रखना है क्योंकि इन्होंने वॉल्ट कैटेगरी में जिम्नास्टिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया है और इन्होंने 2019 के एशियन चैंपियनशिप जो कि मंगोलिया में हुई थी उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। तो ये इंडिया की पहली जिम्नास्ट बन गई हैं जिन्होंने 2 मेडल्स जीत लिए हैं कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स में। 44th चेस ओलंपियाड हुआ है रिसेंटली महाबलीपुरम चेन्नई में। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसको पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। इसका एंथम था वनक्कम चेन्नई, मतलब वेलकम टू आर चेन्नई, और इसको कंपोज और गाया है ए.आर. रहमान ने। 36वां संस्करण राष्ट्रीय खेल का 2022 ये होने वाला है गुजरात में। इसका टैगलाइन है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स और थीम है स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी। अडानी स्पोर्ट्स लाइन ऑफिशियल पार्टनर बन गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए हैं इंग्लैंड में, आपके एशियन गेम्स जो कि चाइना में होने वाले हैं, और 2024 में फ्रांस में जो पेरिस ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं उनके लिए। रोनाल्डो सिंह पहले इंडियन साइकिलिस्ट बन गए हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है कॉन्टिनेंटल कंपटीशन में। ओबिचुरी में पहले हैं विलियम डेविड ट्रिम्बल, इनका देहांत हो गया है। ये की आर्किटेक्ट थे गुड फ्राइडे एग्रीमेंट या बेलफास्ट एग्रीमेंट का 1998 में जो कि हुआ था, जिसने नॉर्दर्न आयरलैंड में जो सेक्टेरियन वायलेंस था 30 साल तक चला था उसको ख़त्म कराने में अहम भूमिका निभाई थी। उसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तरुण मजूमदार ये वेटरन बंगाली फिल्म डायरेक्टर को पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। पीपी गोपीनाथन नैयर ये गांधीयन और एक फ्रीडम फाइटर केरला से, इनको 2016 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। शिंजो आबे ये जापान की लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2006 से 2007 और फिर 2012 से 2020 में। इनका नारा शहर, जापान के नारा शहर में इनका असासिनेशन कर दिया गया, इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण से नवाजा था 2021 में और इनके सम्मान में एक दिन की नेशनल मॉर्निंग करी गई थी इंडिया में 9 जुलाई 2022 को। बीके सहगल, विजेंद्र कुमार सहगल ये विदेश संचार निगम लिमिटेड के फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं। इनका देहांत हो गया है और इनको फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट भी कहा जाता है। डॉक्टर इमानुल हक ये एक रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और पद्मश्री अवार्ड भी इनको 2020 में मिला था। डॉक्टर वी कृष्ण मूर्ति ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे और इनको फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। बुक्स में जुलाई महीने में केवल 3 बुक्स आपको याद रखनी है। गंगा री इमेजिनिंग रीजुविनेटिंग रिकनेक्टिंग, ये लिखी है IAS हैं राजीव रंजन मिश्रा ने और उनके साथ पुष्कल उपाध्याय ने। दूसरी है द मैकमोहन लाइन और सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये जनरल JJ सिंह ने लिखी है। ये फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं अरुणाचल प्रदेश के और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रह चुके हैं अराउंड 2004। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन जो कि लिखी है विनोद राय ने, ये फॉर्मर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे इंडिया के। कई सारे डे एंड डेट्स हैं, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 2022 ये जून 30 को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म 2022 ये जून 30 को मनाया जाता है। इसका थीम है पब्लिक एंगेजमेंट। GST डे यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे 2022 ये जुलाई 1 को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 2017 में 1 जुलाई को ही GST को लॉन्च किया गया था 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022 इसको 2 जुलाई को मनाया गया। इसकी थीम थी इस बार कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2022 ये जुलाई 3 को मनाया गया। वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे जुलाई 7 को मनाया जाता है। किस्वाहिली एक अफ्रीकन लैंग्वेज है जिसको स्वाहिली भी बोला जाता है या बांटू लैंग्वेज ही बोला जाता है क्योंकि ये बांटू
ट्राइब के द्वारा बोली जाती है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है केनिया और तंजानिया की। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जुलाई 11 को मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टुवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। मलाला डे जुलाई 12 को मनाया जाता है। मलाला यूसुफजई के नाम पे है ये, जो कि यंगेस्ट नोबेल प्राइज़ विनर थी दुनिया की। वर्ल्ड पेपर बैक डे 2022 ये जुलाई 12 को मनाया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे 2022 इसको 15 जुलाई को मनाया गया। इसकी थीम थी री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडमिक। यूनाइटेड नेशन का पहला इंटरनेशनल मून डे ये 20 जुलाई को मनाया गया है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 में पहली बार नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन इन लोग ने अपोलो 11 मिशन से जाके पहली बार चांद पे कदम रखा था। उसको कोमेमोरेट करने के लिए 20 जुलाई को पहला यूएन ने इंटरनेशनल मून डे मनाया है। और एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो फार साइड ऑफ मून है, मतलब कि जो हमें नहीं दिखता, अर्थ से जो पार्ट हमें दिखता है उसके ऑपोजिट वाला साइड जो मून का है उसको फार साइड बोलते हैं। उस पर स्पेसक्राफ्ट लैंड करने वाली पहली कंट्री 2018 में चाइना बन गई थी। नेशनल इनकम टैक्स डे 2022 ये जुलाई 24 को मनाया गया है। वर्ल्ड मैंग्रोव डे जुलाई 26 को होता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड मैंग्रोव डे, और इसका हेडक्वार्टर यूनेस्को का है पेरिस, फ्रांस में। कारगिल विजय दिवस 2022 ये 26 जुलाई को मनाया गया है, क्योंकि 1999 में 26 जुलाई को इंडियन आर्मी ने जीत हासिल कर ली थी पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन विजय के तहत। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2022 ये 28 जुलाई को मनाया गया है। ये अवेयरनेस रेज करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज जो अराउंड द वर्ल्ड हैं उनके बारे में। इसका थीम था लिविंग सस्टेनेबली इन हारमोनी विथ नेचर। कुछ मेजर एनवायरनमेंट कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स हैं जो अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं, तो इनको आप याद रखिए। रामसर कन्वेंशन है, ये 1971 में साइन हुई थी। ये वेटलैंड से रिलेटेड है। रामसर एक सिटी है ईरान में। बॉन कन्वेंशन ये कंजर्वेशन के लिए है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ के, जो वाइल्ड एनिमल्स की माइग्रेटरी स्पीशीज़ होती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए बॉन कन्वेंशन है। ये 1979 में, ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा, 1979 में इसको साइन किया गया था। वियना कन्वेंशन ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ये 1985 में हुई थी। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी के नाम से भी अक्सर आप कई जगह देखेंगे इसको, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए है। 1992 में इसको अडॉप्ट किया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी पीओपी से रिलेटेड है, ये 2001 में इसको अडॉप्ट किया गया था। अर्थ ओवरशूट डे 2022 ये 28 जुलाई को मनाया गया। ओवरशूट डे क्या होता है? ओवरशूट डे उस दिन को कहा जाता है जिस दिन ना अर्थ रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर पा रही है साल भर में, हम वो रिसोर्सेज यूज़ कर लेते हैं कौन से दिन तक साल के, स्टार्टिंग 1 जनवरी से, और फिर उस ओवरशूट डे के बाद हम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ करने लग जाते हैं जितना अर्थ प्रोड्यूस कर रही है साल भर में उससे ज़्यादा। 12th इंटरनेशनल टाइगर डे 2022 इसको 29 जुलाई को मनाया गया है। तो इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर इसको लॉन्च किया गया था 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टाइगर कंजर्वेशन के लिए। एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के डेटा के हिसाब से 2022 तक नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो हो चुके हैं इंडिया में वो 53 हो चुके हैं। एनटीसीए क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का था, इसका भी ईयर याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। पोर्टल्स और ऐप्स में पहला है ई अमृत, एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज़ ट्रांसपोर्टेशन। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में अवेयरनेस रेज करने के लिए है। परीक्षा संगम इसको सीबीएसई ने लॉन्च किया है। ये बेसिकली जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या रिजल्ट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। रिपॉस पे ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल ऑर्डर करने के लिए। मतलब जैसे आप, अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आपको वहाँ चार्जिंग स्टेशन नहीं है, तो आपको एक मोबाइल व्हीकल आएगा, उससे उसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं, तो वो आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए एक रिपॉस पे नाम का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। फिजाइटल क्या है? फिजाइटल एक फिनटेक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि फ्यूल कस्टमर्स के लिए, मतलब आप पेट्रोल खरीदते हैं, डीजल खरीदते हैं, तो इसमें ये प्रोविज़न दिया गया है कि आप पहले ख़रीद लीजिए और आप पे बाद में कर सकते हैं, तो उसके लिए ये इस फिजाइटल प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। पद्मा क्या है? पद्मा है पे रोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंसेज। ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए एक सेंट्रल पे सिस्टम बनाया गया है।
एनवायरनमेंट में सबसे पहले इंडिया की अब टोटल रामसर साइट्स 75 हो गई हैं। हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के चलते अब इसको रामसर साइट 75 कर दी गई हैं। और ये रामसर कन्वेंशन 1971 में साइन हुआ था। और ईयर वाइज जो नंबर ऑफ वेटलैंड्स ऐड हुए हैं वो 2020 में 5 ऐड हुए थे, 2021 में 14 साइट्स ऐड हुई थी और 2022 में अभी 19 साइट्स ऐड हुई हैं। रिसेंटली एडेड जो साइट्स हैं उनको अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स में आपको अपडेट करके मिल जाएंगी। इनमें से कुछ जो रिसेंटली ऐड हुई हैं वो यहाँ जान लीजिए। तमिलनाडु में करिकली बर्ड सेंचुरी कांचीपुरम में है, पालिकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट और पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट, ये तमिलनाडु में रिसेंटली कुछ ऐड हुई हैं। पिचावरम मैंग्रोव जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है दुनिया का। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, कमेंट करके बताइए। मिजोरम की एक साइट ऐड हुई है पाला वेटलैंड, ये मिजोरम की लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड है। मध्य प्रदेश में साख्या सागर, ये माधव नेशनल पार्क में आता है और ये मार्श क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। लेटेकू क्या है, जिसको बर्मीज ग्रेप भी बोला जाता है, ये असम का लोकल फ्रूट है। त्रिपुरा का जैक फ्रूट और नागालैंड की किंग चिली, इनमें ये बेसिकली यहाँ पे इसलिए मेंशन है क्योंकि रिसेंटली भारत सरकार ने इसका एक्सपोर्ट शुरू किया है। इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इंडिया की पहली डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये तमिलनाडु में खुल रहा है, तमिलनाडु के पाक बे में जो गल्फ ऑफ मन्नार में है। डुगोंग को सी काउ भी कहा जाता है। 2021 से 2030 को डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन डिक्लेयर किया गया है। जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।